हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आज हम आपको बताने वाले हैं महाराज मूवी को शॉर्ट में। तो गाइस, मूवी की शुरुआत हो जाती है 1832। गुजरात के वडाल की ये स्टोरी है, जहां पे मुलजी जिवराज के घर में एक बच्चे का जन्म होता है जिसका नाम रखा जाता है करसन दास। बचपन में ही वो बच्चा बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस करता था हर किसी से, हर चीज़ के बारे में, चाहे वो धर्म हो, चाहे वो रीतियाँ हो, चाहे वो कोई भी छोटी छोटी चीज़ें हों। लाइक घूंघट क्यों करते हैं, भगवान को क्यों पूछते हैं, क्या भगवान का डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है, मतलब इस तरीके के क्वेश्चंस वो पूछते रहते थे। 10 साल की उम्र में ही उनकी माँ चल बसी, जिसकी वजह से उनके फादर ने दूसरी शादी कर ली और मामा करसन दास को उनकी जगह गुजरात से बॉम्बे लेकर आ गए थे। उस वक्त बॉम्बे जो है अंग्रेजी राजा को दहेज में मिला हुआ था और अंग्रेजी राजा ने ईस्ट इंडिया कंपनी को किराए पर दे रखा था। कपास के व्यापारियों को बहुत बड़ा गढ़ था। वहाँ पर वैष्णव लोगों की 7 हवेलियाँ थी। उन्हीं में से एक बड़ी हवेली थी जिसका मुख्य महाराज थे जेजे, जिसे लोग भगवान भी मानते थे। वहीं बड़ी हवेली के पास था करसन दास के मामा का घर। वहाँ उन्हें बचपन में अपनी भाभों का प्यार मिला और वैष्णव धर्म के संस्कारों से वो बड़े हो गए। धीरे धीरे बॉम्बे का हिस्सा बन गए और बॉम्बे उनका हिस्सा बन गए। करसन की जो शुरुआत से ही सोच थी वो क्रांतिकारी सोच थी। छूत अछूत जैसी चीजों, विधवा विवाह, इन सब पे वो फोकस रखते थे। छूत अछूत को बिल्कुल भी नहीं मानते थे। करसन दास की जो एक क्रांतिकारी सोच थी वो दादा भाई नौरोजी जैसे लोगों को भी बहुत पसंद थी और वो उन्हीं के अखबार रास्त गुफ्तार के लिए लेख भी लिखते थे। और बहुत सारे सुधारक जो थे लाइक गोकुल दास और सौराब जी, वो भी उनके लेख को पढ़ते थे। करसन की सभाएं होती थी, वहां पर भी इतने बड़े बड़े समाज सुधारक उनका सभा सुनने जाते थे। अब होली का दिन हमें दिखाया जाता है जहां पर वो बाबों को रंग लगाते हैं, लेकिन भाभो विधवा होती है इसलिए वो मना कर देती हैं और कहती हैं उसके साथ होली खेल जिससे तेरी सगाई हो चुकी है और कुछ ही दिनों में शादी होने वाली है। तो वो अपनी मंगेतर किशोरी से मिलने जेजे महाराज की हवेली चले जाते हैं। जेजे महाराज की हवेली पर होली का बहुत बड़ा कार्यक्रम होता है, वहीं पर मंदिर होता है, तो वहीं पर सब होते हैं और किशोरी से मिलने के लिए करसन दास चले जाते हैं। करसन जैसे ही किशोरी को रंग लगाते हैं तो किशोरी कहती है कि पहले जेजे महाराज को हम रंग लगा दें, उसके बाद होली खेलेंगे। करसन बहुत कुछ समझाते हैं कि जेजे महाराज कुछ नहीं है ये वो, लेकिन किशोरी कहती है कि वो मेरे लिए भगवान है और धर्म मेरे लिए सबसे ऊपर है और जेजे महाराज मेरे लिए मंगेतर से ऊपर हैं। तभी वहाँ पर जेजे महाराज आ जाते हैं, उनको पूरा निलाया धुलाया जाता है। उन्हें कृष्ण जी का वंशज माना जाता है, यानी कि सब भगवान मानते थे, इसलिए सब लोग उन्हें भगवान की तरह ही पूजते थे। अब सब बहुत अच्छी तरीके से होली मनाई जाती है। वहाँ पे कार्यक्रम होता है, संगीत किया जाता है, डांस किया जाता है और उसी डांस में किशोरी को जेजे महाराज रंग लगा देते हैं और उसे चुन लेते हैं। एक्चुअल में जेजे महाराज जिस भी लड़की को टच करते हैं उसे वो चरण सेवा के लिए चुनते हैं और वो लड़की बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली मानी जाती है। तो किशोरी बहुत खुश हो जाती है कि उसे इतनी सारी भीड़ में, इतनी सारी लड़कियों में जेजे महाराज ने उसे चुना है। किशोरी की जो मासी होती है वो खुद चरण सेवा के लिए जेजे महाराज के कमरे तक किशोरी को छोड़ के आती है और कहती है कि आज तो घर में मीठी लापसी बनेगी क्योंकि तुझे चुना गया है। वो भी बहुत खुश होती है। महाराज की हवेली में कमरे में पहुंच जाती है। वहाँ पे महाराज होते हैं और वो किशोरी को बिठा लेते हैं अपने पास और उससे बातें करने लग जाते हैं, उसको टच करने लग जाते हैं। एक्चुअल में चरण सेवा का मतलब होता है उनके साथ रिलेशन बनाना। चरण सेवा के नाम पर महाराज लड़कियों के साथ इंटीमेट करते थे और लड़कियां भी इसको समझती थी कि वो ये सेवा कर रही हैं भगवान के लिए, और इसी सेवा को दिखाया भी जाता था। बाहर उनका एक गार्ड खड़ा होता था महाराज का और वो पूछते थे कि चरण सेवा चल रही है, तो 11-11 रुपयों में विंडो से, उस कमरे की विंडो से लोग झांक झांक कर देखते थे और इसे भी एक धर्म का ही पार्ट माना जाता था। अब करसन किशोरी को ढूंढ रहा होता है, उसे कहीं मिलती नहीं है। तभी किशोरी की बहन से पता चलता है कि आज तो घर में मीठी लापसी बनी है क्योंकि किशोरी को चरण सेवा के लिए चुना गया है। करसन को नहीं पता होता चरण सेवा क्या है। वो वहां तक जाता है महाराज के कमरे तक, तभी उसके गार्ड से पता चलता है कि तुम तो मंगेतर हो, जाओ तुम भी देखो, तुम फ्री में देख सकते हो। तो वो विंडो से जब देखता है, करसन हिल जाता है कि किशोरी कर क्या रही है। वो फटाफट कमरा गेट खोल देता है और कहता है किशोरी ये सब क्या चल रहा है। और वहाँ पे जो विंडो से सब लोग झांक रहे होते थे वो करसन को उल्टा सीधा बोलने लगते हैं कि तुमने हमारी भक्ति में खलल डाला है, तुम्हें बहुत पाप लगेगा, ये वो फलाना फलाना। किशोरी भी चुपचाप पीछे चली जाती है, खड़ी हो जाती है और वो करसन कहते हैं ये तुम क्या कर रही हो भक्ति के नाम पे, चलो यहाँ से, लेकिन वो नहीं जाती। तभी महाराज जो है वो करसन को कहते हैं आवाज़ नीचे रखो और तुम ये सब गलत समझ रहे हो, तुम भक्ति रस को श्रृंगार रस समझ रहे हो। और
करसन कुछ कह नहीं पाता, बस वो किशोरी से घर चलने के लिए कहता है। तो महाराज किशोरी से कहते हैं तुम्हारा मन है तो तुम जा सकती हो, बट किशोरी नहीं जाती और करसन को वहाँ से जाने के लिए बोलती है। करसन को बहुत दुख होता है, वो घर आता है और बहुत ही ज़्यादा रोने लगता है, बट वो डिसाइड कर लेता है कि उसे क्या करना है। नेक्स्ट डे जब किशोरी करसन से मिलती है तो कहती है कि अब मुझसे बात भी नहीं करोगे क्या? वो सब एक सेवा भाव था। तो करसन कहता है तुम्हें पता भी है तुम क्या करके आई हो, और मैंने डिसाइड कर लिया है कि अब मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा। मेरे पिता पंचायत में जुर्माना भर के तुमसे शादी तुड़वा देंगे। किशोरी बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाती है कि करसन समझ ही नहीं रहा कि वो भक्ति कर रही थी, उसने कुछ गलत नहीं किया है। फिर किशोरी सीधा महाराज के पास जाती है रोते हुए कि मुझे करसन दास ने छोड़ दिया है, वो मुझसे शादी नहीं करना चाहते और वो उनसे बहुत प्यार करती है। तब महाराज उसे फिर से आश्वासन देते हैं और कहते हैं अब तुम मेरी लाडली हो, और वो फिर से उसके साथ इंटीमेट होते हैं और अपनी हवेली में ही उसे रखने लगते हैं। किशोरी बहुत खुश हो जाती है कि वो तो भाई महाराज जी की लाडली बन गई है और उसमें बहुत ज़्यादा खुशी वो अब पूरी हवेली में घूम रही होती है। जब वो पूरी हवेली में घूम रही थी तभी उसे एक रूम के बाहर महाराज की चप्पल नजर आती हैं। उनको पूछते हुए वहीं गेट के पास खड़ी हो जाती है और उनकी बातें सुन रही होती हैं। बातों से पता चलता है कि महाराज एक और किसी लड़की को लाडली बनाना चाह रहे हैं, और वो लाडली और कोई नहीं उसकी बहन होती है। यहीं पर जो किशोरी है वो सब समझ जाती है कि किस तरीके से महाराज लड़कियों को एक्सप्लॉइट करते थे, ये सब धर्म के नाम पे। वो सीधा गेट खोलती है और अपनी बहन को वहाँ से जाने के लिए बोलती है और महाराज को उल्टा सीधा बोलकर वहाँ से निकल आती है। अब किशोरी को समझ आ गया है कि उसने गलत किया है और करसन उसे बिल्कुल सही समझा रहा था, लेकिन जब उसने इतनी बड़ी गलती कर दी है, जिस चीज़ पर सिर्फ करसन का हक था वो महाराज को देकर आ गई है, तो वो अपनी नज़रें जो है करसन से नहीं मिला पाती और अपनी बहन को भी बोलती है कि ये सब मैंने गलत किया है और करसन अब मुझसे शादी नहीं करना चाहता। तभी जो किशोरी की बहन होती है वो अपने दुपट्टे में गांठ बांध लेती है और कहती है जब तक करसन आपको माफ़ नहीं कर देते तब तक मैं ये गांठ नहीं खोलूंगी। अब करसन अपने घर जाता है और घर पर अपने मामा से कहता है कि मैं शादी नहीं करूंगा, आप पंचायत में बता दीजिए। तब उसके मामा उसको बहुत उल्टा सीधा बोलते हैं कि किशोरी के माँ बाप समाज में क्या शक्ल दिखाएंगे, क्योंकि वो बहुत पुराना टाइम हम देख रहे हैं मूवी में, तो उस टाइम में ये सब चलता था। उनकी तो सारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी और उसने क्या ही गलत किया, ये सभी करते हैं, तुम्हारी मामी ने भी किया था। तो करसन इस बात पर और ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, कहते हैं आप ये बात इतने प्राउड से कैसे कह सकते हैं, ये सब गलत है, किसी दूसरे बंदे को अपनी स्त्री देना ये सब गलत है और मैं शादी बिल्कुल भी नहीं करूँगा। तभी जो भाभो होती हैं वो करसन से कहती है तुम यहाँ से चले जाओ, यहाँ तुम्हारी कोई बात नहीं सुनेगा, तो उस घर से निकाल देती हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हवेली में महाराज की वाइफ उनकी सेवा कर रही होती है। तभी वहाँ पर उनका कार्ड आता है जिसका नाम है खवास, वो वहाँ पर आता है और कहता है कि श्याम जी और उनकी बहन लीलावती आपसे मिलने आई हैं, जब हम द्वारिका दौरे पे गए थे तब वो मिली थी। एक्चुअल में लीलावती श्याम की जो बहन होती है वो जे महाराज की बच्चे की माँ बनने वाली थी, वो प्रेग्नेंट थी, इसीलिए श्याम जी उनसे मिलने आते हैं और महाराज से कहते हैं कि इसका कुछ सॉल्यूशन निकालिए। महाराज क्या करते हैं, लीलावती को अपने पास बुलाकर उसे एक गलत लड्डू खिला देते हैं, धतूरे का लड्डू, जिसकी वजह से लीलावती की हालत बिगड़ने लगती है। अब रात का टाइम होता है, पूरा बारिश हो रही होती है और श्याम जी और लीलावती बिल्कुल सड़क पर बैठे होते हैं और श्याम जी चिल्ला रहे होते हैं। तभी करसन वहाँ से निकलता है और वो उनकी हेल्प के लिए आता है और वो कहते हैं कि मुझे मेरी बहन है, ये पेट से है और महाराज जी ने इसे गलत लड्डू खिला दिया और ये मर जाएगी, मुझे हॉस्पिटल ले चलो। तभी करसन उनकी हेल्प करने आता ही है एक पहिए वाली ट्रॉली लेके, बट तभी वो देखता है कि वो लोग वहाँ से गायब हैं। अब करसन को नहीं समझ आता वो लोग कहाँ चले गए। दूसरी तरफ हम देखते हैं करसन फिर एक उसी हवेली के दूसरे महाराज होते हैं लालवन जी महाराज, उनसे मिलते हैं और कहते हैं ये सब क्या चल रहा है हवेली में। तभी लालवन जी महाराज कहते हैं कि ये हवेली बहुत ही बेकार हो चुकी है, ये उन्हीं लोगों को खा रही है जो लोग इसकी पूजा करते हैं। तब करसन कहते हैं कि आप कुछ करते क्यों नहीं हैं, आप उनको समझाते क्यों नहीं हैं। तभी लालवन जी महाराज कहते हैं कि जे की वजह से इस हवेली में बहुत धन आया है, बहुत संपत्ति आई है और वो इस हवेली का एक चेहरा बन चुके हैं, इसलिए हम उन्हें कुछ भी नहीं कह सकते, लेकिन तुम जैसे लोग सवाल उठा सकते हो। तुम और धर्म अगर जवाब ना दे, वो धर्म किस बात का, तुम धर्म से सवाल उठाइए, जवाब जरूर देगा। अब करसन दास इसी से रिलेटेड बात करने दादा भाई नौरोजी के पास जाते हैं। तब दादा भाई नौरोजी उन्हें समझाते हैं कि छोटी छोटी बातों पर ध्यान मत दो, तुम्हें देश के लिए लड़ना है, देश के बारे में सोचो। तभी करसन दास कहते हैं कि देश को साफ करने से पहले हमें अपने घर में को भी साफ करना पड़ेगा। तभी दादा भाई नौरोजी उसे समझाते हैं कि तुमने सगाई तोड़ दी है ना, तो तुम्हें शुरुआत तो अपने यहाँ से ही करनी चाहिए थी। किशोरी ने गलत किया लेकिन वो गलत मान नहीं रही क्योंकि उसका ब्रेन वॉश है, तो स्टार्टिंग तुम्हें वहाँ से करनी थी, ना कि उसे सिर्फ छोड़
छोड़ के आना चाहिए था कि तुमने उसे सिर्फ छोड़ दिया। तो करसन कहता है हाँ आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, पहले मैं किशोरी को ही समझाऊंगा। तो यही बात चल रही थी, तभी कोई पीछे से आवाज़ लगाता है करसन को कि जल्दी चलो, बहुत इमरजेंसी है। और वो जाता है तो देखता है कि किशोरी ने सुसाइड कर लिया था और किशोरी की बहन एक लेटर करसन को छोड़कर जाती है जो किशोरी ने करसन के लिए छोड़ा था। उस लेटर में लिखा था कि मैं समझ गई थी कि मैंने गलत किया है, लेकिन मैं कैसे तुमसे नज़रें मिला पाती, क्योंकि मैंने जो किया उसकी कोई माफ़ी भी नहीं है। बस मैं ये चाहती हूँ कि मेरी मौत ही तुम्हारी लड़ाई की वजह बने, तुम लड़ो और लड़कियों के लिए उनके साथ ऐसा ना हो। तो तभी से करसन दास अब इस चीज़ को एम बना लेता है कि उसे जेजे महाराज के खिलाफ लड़ना है। वो सीधा हवेली पहुंच जाता है जेजे महाराज को वार्निंग देने कि किशोरी की मौत का बदला वो ज़रूर लेगा, और जो ये हरकतें वो कर रहा है, क्योंकि किशोरी ने सुसाइड नहीं किया बल्कि उसका मर्डर हुआ है और वो मर्डर का रीज़न जेजे ही है। जेजे बहुत कॉन्फिडेंट होता है, कहते कैसे कर लोगे, लोग इतने भक्त हैं मेरे, वो मुझे इतना चाहते हैं, मुझे भगवान मानते हैं, तो तुम ये सब नहीं कर पाओगे। वो बहुत ओवर कॉन्फिडेंस में होता है। अब करसन दास जो है रास्त गुफ्तार में ये सब छापने के लिए बोलता है, जिसके लिए दादा भाई नौरोजी मना कर देते हैं। कहते हैं कि हमारा जो अखबार है वो वैष्णव लोग ही पढ़ते हैं, और अब तुम सीधा ही जेजे पर वार करोगे तो लोग तो और लेख नहीं पढ़ेंगे। तो करसन कहता है तो ये बिल्कुल सही समय, मैं अपनी नई पत्रिका निकाल देता हूँ। तो वो अपनी नई पत्रिका निकालते हैं जिसका नाम होता है सत्य प्रकाश। उसमें छापते हैं। रात को डिस्ट्रीब्यूट करने जैसे ही निकलते हैं तभी उनके रिक्शे को अटैक हो जाता है और उनकी सारी पत्रिकाओं को जला दिया जाता है। लालवन जी महाराज ये सारा देख रहे होते हैं। जेजे से कहते हैं तुमने आज तो ये पत्रिका जला दी, लेकिन कभी ना कभी तो लोगों तक पहुंचेगी ना, इससे बेटर होगा कि तुम करसन से माफ़ी मांग लो और इस बात को ज़्यादा आगे मत बढ़ने दो। बट जेजे महाराज में भी एटीट्यूड होता है, वो कहते हैं नहीं, मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा बल्कि करसन माफ़ी मांगेगा। और वो आदेश दे देता है कि अब इस हवेली के द्वार बंद कर दिए जाएं, वो तभी खुलेंगे जब करसन माफ़ी मांग लेगा। और लोगों की एक मान्यता थी कि जब तक वो हवेली में दर्शन नहीं कर लेते तब तक वो खाना नहीं खाते थे। तो इस बात का उन्होंने फ़ायदा उठाया जेजे महाराज ने। अब बाहर भीड़ लग जाती है अगले दिन सुबह जब तक लोग पूजा नहीं कर लेते तब तक वो नाश्ता नहीं करते, चाय नहीं पीते, व्रत नहीं तोड़ते। तो बाहर लोगों की भीड़ जम जाती है और वो सब कहते हैं करसन से कि माफ़ी मांग लो। लेकिन करसन क्या करता है, जो एक पेड़ होता है वहीं पर एक बड़ी सी भगवान जी की फ़ोटो रख देता है और कहता है कि भगवान तो हर जगह है, यहाँ इनसे पूजा करके और आप लोग अपना व्रत तोड़ लीजिए, क्या हो गया। अब करसन उन्हें समझाता है कि उनकी जो प्रॉब्लम थी वो मेरे से थी, लेकिन वो आप लोगों को दुख क्यों दे रहे हैं। जब वो भगवान है तो भगवान तो अपने भक्तों को कभी दुखी नहीं करते हैं। आप इनकी पूजा कीजिए और अपना व्रत तोड़ लीजिए। उन्हीं भीड़ में से एक लड़की होती है विराज, और वो करसन के साथ एग्री हो जाती है और कहती है सही तो कह रहे हैं भाई, मैं तो भूखी नहीं रह सकती, मैं तो इनकी पूजा करके व्रत तोड़ रही हूँ। तभी वहाँ लालवन जी महाराज भी आ जाते हैं। वो वहाँ करसन से आरती करा देते हैं उस फोटो की, और सब लोग वहीं पर मंदिर बना लेते हैं और वहीं की सुबह शाम की पूजा करते हैं। तो जो जेजे महाराज का जो प्लान था वो फ्लॉप हो जाता है। अब 2 दिन हो गए थे, हवेली के द्वार नहीं खुले होते। तो जो ख्वास है यानी कि जो उनका गार्ड है महाराज का, वो कहता है कि हमें हवेली के द्वार खोल देने चाहिए, नहीं तो लोगों का पैसा आना बंद हो गया, हवेली कैसे चलेगी, कहीं लोग उस पे बाहर वाली फ़ोटो को ही भगवान ना मानने लगे, वहीं मंदिर ना बना ले। बट महाराज जो होते हैं वो अड़ जाते हैं। वो कहते हैं नहीं, माफ़ी तो उसे मांगनी पड़ेगी, उसको क्या उसके बाप को भी मांगनी पड़ेगी। तभी महाराज जो हैं करसन के बाप को धमकी देने चले जाते हैं। अब जब करसन के बाप को धमकी मिलती है तो वो सीधा करसन के पास अगले दिन उसकी पत्रिका के ऑफिस में आते हैं और उसे बोलते हैं कि तुम्हें मैं बेदखल कर रहा हूँ, या तो तुम जेजे महाराज के खिलाफ लिखना छोड़ दो, या फिर तुम्हें मेरी संपत्ति से, मेरी जायदाद से, और मुझे लास्ट मोमेंट पे अग्नि जो होती है ना कि बेटा अग्नि देता है, वो सबसे मैं तुम्हें बेदखल करता हूँ। तो करसन कुछ नहीं कहता और वो कहता है कोई बात नहीं, आप मुझे बेदखल कर सकते हैं, लेकिन मैं जेजे महाराज के खिलाफ ज़रूर लड़ूंगा। दूसरी तरफ अब करसन बिल्कुल अपने आप को अकेला फील करता है, ना उसके साथ किशोरी है, ना उसके मामा मामी है, और अब तो उसके पिताश्री भी उसके साथ नहीं है। तब विराज जो होती है वो उनको प्रपोज़ करती है, कहती है मैं सब जानती हूँ आपके पास्ट के बारे में, किशोरी के बारे में, लेकिन मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। लेकिन करसन कहता है कि अभी तुम्हारा प्यार मुझे लक्ष्य से भटका सकता है, इसीलिए मैं अभी इन चीज़ों में नहीं पढ़ूंगा, बस मेरा लक्ष्य जो है मैं उसे अचीव करना चाहता हूँ। अब दोबारा से वो लोग पत्रिका छापते हैं और अगेन वही होता है, जेजे महाराज उनका रिक्शा देख लेता है और वो सारे अखबार जला देता है। बट इस बार वो गलत अखबार जला पाता है और सही अखबार जो हैं लोगों तक पहुँच जाते हैं। दूसरी तरफ अब हवेली में महाराज की वाइफ आती हैं और वो महाराज से कहते हैं कि डॉक्टर लाड का संदेशा आया है, वो आपसे मिलना चाहते हैं, बहुत ही अर्जेंट है। तभी महाराज को हवेली से बाहर निकलना पड़ता है। वो बहुत दिनों बाद बाहर निकलते हैं तो लोग उनके पैर वैर तो छूते हैं, क्योंकि एकदम से तो नहीं होता कि लोग
छोड़ देंगे उनको पूछना। एक लड़की को फिर वो टच कर लेते हैं, लेकिन जो उस लड़की की माँ होती है वो कहती है कि महाराज उसकी तबीयत ठीक नहीं है। ये सब विराज देख रही होती है। तो विराज कहती है देख लीजिए, एक कर्सन की वजह से ये हाल हुआ है, और अगर सबके अंदर ही कर्सन जाग गया तो देख लीजिए आपका क्या ही हाल होगा। अब महाराज कहते हैं कि अब कोई सोल्यूशन नहीं है, मैं कर्सन को कुछ कर भी नहीं सकता, अगर मैंने उसको ऊपर कोई अटैक किया तब भी मेरे ऊपर ही बात आएगी। तो वो सीधा कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाते हैं और कर्सन को सम्मन भेज देते हैं, मानहानि का दावा कर देते हैं उस पर। और मानहानि का भी थोड़ा मोड़ा नहीं, 50,000 का दावा करते हैं। जब दादा भाई नौरोजी पढ़ते हैं तो कहते हैं तुम 50,000 कैसे दोगे। कर्सन भी कहता है मैं तो, मेरी सैलरी ही 60 रुपये है, अगर मैं घर बार सब भी बेच दूँ तब भी मुश्किल से 5,000 आ पाएंगे, तो मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, मैं लेख ज़रूर छापूंगा, और मेरे पास कोई गवाह ना होगा कभी और ना ही कोई प्रूफ होगा, तो मैं कुछ बोल ही नहीं पाऊंगा। तभी वहाँ पर जो एक और समाज सुधारक होते हैं वो भाटियों की महासभा से कुछ लोगों को लेकर आते हैं और कहते हैं कि ये लोग जीजे के अगेंस्ट गवाही देने के लिए तैयार हैं। तो बस फिर सब कोर्ट के लिए रेडी हो जाते हैं। तो वहाँ कोर्ट में जाने से पहले कर्सन जो है जेजे महाराज की हवेली में जाते हैं। तो जेजे महाराज को लगता है मुझसे माफ़ी मांगने आ गया, क्योंकि कोर्ट का सम्मन भेजा था, उससे कुछ इंतजाम होगा नहीं 50,000 रुपये का, इसलिए वो मुझसे माफ़ी मांगने आया। बट वो माफ़ी मांगने नहीं आता, वो कहता है अब हम कोर्ट में मिलेंगे। अब क्या होता है, दूसरी तरफ जैसे ही कोर्ट की हेयरिंग का टाइम आ रहा होता है तभी कर्सन के साथ बहुत सारी घटनाएं घट जाती हैं। उसके गवाह सारे गायब हो जाते हैं, उसका जो प्रेस होता है सत्य प्रकाश से जला दिया जाता है। अब वो होपलेस हो जाता है कि अब वो करे क्या, उसके पास तो कुछ भी नहीं बचा। तभी जेजे की वाइफ उनसे मिलने आती है कर्सन से, और उसे एक एड्रेस देते हैं कि तुम यहाँ चले जाओ, तुम्हें गवाह ज़रूर मिल जाएगा, बस मैं अपना चेहरा नहीं ला सकती, जितना हो सकता है तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। जब वो उस एड्रेस पे जाते हैं तो वो एड्रेस और किसी का नहीं बल्कि शाम और उसकी बहन लीलावती का होता है, जहाँ पे लीलावती 8 महीने से प्रेग्नेंट होती है। और वो सारी कहानी बता दे कि जब उस दिन हम लोग गायब नहीं हुए थे, बल्कि हमें भाभी जी ने हवेली के अंदर ले लिया था और लीलावती को उल्टियाँ करा दी थी, ताकि उसका बच्चा बच सके और वो भी बच सके। धतूरे का जो लड्डू खिलाए थे और फिर उन्होंने हमें यहाँ भेज दिया था, और अगर उन्होंने आपको यहाँ भेजा है इसका मतलब हम आपके लिए ज़रूर लड़ेंगे, जेजे महाराज के खिलाफ गवाही ज़रूर देंगे। अब कर्सन दास श्याम जी और लीलावती को एक सेफ जगह पर ले जाता है, जहाँ पर वो गवाही तक, जब कोर्ट का टाइम हियरिंग आने वाला है उस तक सेफ रह सके। अब सब तैयारी कर रहे होते हैं कि कैसे क्या क्या करना है कोर्ट में। तभी लास्ट दिन जब कोर्ट में हियरिंग होती है उससे एक रात पहले कर्सन को महाराज हवेली में बुलाते हैं और कहते हैं मैंने तुम्हें आखिरी मौका देने के लिए यहाँ बुलाया। तो कर्सन कहता है और मौका किसे दिया जाता है, जो गलत होता है। मैं गलत नहीं हूँ, मेरे पास गवाह भी हैं, सब कुछ है, तो मुझे मौके की ज़रूरत नहीं है। लेकिन तभी वहाँ देखता है कि वहीं लीलावती होती है, जिसकी शादी महाराज ने ख्वाज से करा दी होती है, यानी कि जो उसका बॉडीगार्ड होता है उसके साथ उसने शादी करा दी होती है, और श्याम जी को वहाँ से गायब कर दिया था, मतलब उसने ब्लैकमेलिंग कर ली थी। यानी जो आखिरी गवाह था कर्सन के पास वो भी चला गया। अब लेकिन कर्सन तब भी घबराता नहीं है, वो कोर्ट में जाते हैं। कोर्ट की सुनवाई होती है, जैसे ही महाराज आते हैं लोग अपने हाथ पसार देते हैं उस पे, हाथ पे बैठकर महाराज जो है कोर्ट के अंदर आते हैं। अभी लोग बड़े जय जयकार कर रहे होते हैं, सुनवाई शुरू होती है। महाराज अपनी चेयर लेके जाते हैं, यानी कि उनको अपनी सिंहासन पर ही बिठाया जाता है, वो कटघरे में नहीं आते हैं, और इस पर जज भी कुछ नहीं कहते। तभी सुनवाई शुरू होती है। सबसे पहले डॉक्टर लाट को बुलाया जाता है और वो पूरा खुलासा कर देते हैं कि महाराज को एक सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़ है जिसका नाम है सिफिलिस, जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड से फैलता है। और महाराज का ये इलाज बहुत टाइम से मेरे पास चल रहा था, वो बहुत सारी औरतों को भी मेरे पास भेजते थे जो प्रेग्नेंट हो जाती थी, लेकिन मैं उनका कोई भी ऐसी वैसी दवाई उन्हें नहीं देता था, जिसकी वजह से मेरे और महाराज के संबंध खराब हो गए थे। तभी जो महाराज का लॉयर होता है वो कहता है कि इन्होंने गलत बोला है, उन्हें चांदी का नहीं, यानी कि हिंदी में सिफिलिस बीमारी को चांदी कहते हैं, तो मुझे चांदी का नहीं बल्कि चांदा का रोग है, यानी मेरे प्राइवेट पार्ट्स पे कुछ बॉयल्स हैं और कुछ भी नहीं है। तभी डॉक्टर लाट कहते हैं कि आप इनकी जांच अभी करवाइए, और अगर इन्हें सिफिलिस नहीं निकला तो मैं अपनी डॉक्टर की डिग्री छोड़ दूंगा। तो ये बहुत बड़ी बात होती है। तो जज बोल देते हैं कि इनका अब मेडिकल ट्रीटमेंट किया जाएगा, यानी कि इनकी चेकिंग की जाएगी। दूसरा जो महाराज का वकील होता है वो कहता है कि किसी भी लेडी ने तुम्हें कहा कि उनके साथ रेप हुआ है, तो वो कहता है नहीं। तो जब रेप नहीं है यानी कि कंसेंट से हो रहा है तो वो कुछ गलत नहीं है। तभी खवास को लाया जाता है। खवास बोलता है कि लीलावती से मैंने 8 महीने पहले शादी की थी द्वारिका में, और वो मेरे ही बच्चे की माँ बनने वाली है। तो मतलब धीरे धीरे सारी चीज़ें कर्सन दास के खिलाफ हो जाती हैं। फिर कर्सन दास को बुलाया जाता है और कर्सन दास सारी चीज़ें खोल के बताता है कि चरण सेवा क्या होती है, लोग क्यों खुश होते हैं, लापसी बनाते हैं, वगैरह वगैरह, वो सारी चीज़ें कोर्ट में जाहिर कर देता है। लेकिन एंड में कहता है कि मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, और मैं ये चीज़ समझ गया हूँ कि जब तक आपके पास सच्चाई के खिलाफ सबूत ना हो तो सच्चाई बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है। जज को कहता है आप जो करना चाहते हैं कर सकते हैं, अब मेरी लड़ाई अकेले ही है, अकेले ही लड़ूंगा, अगर मेरे साथ कोई साथ नहीं देना
चाहता तो ना दे। कर्सन अपनी स्पीच में पूरा बताता है कि किस तरीके से जो भगवान के ग्रंथ होते हैं उनके श्लोकों को मोड़ तरोड़ के महाराज लोगों को बांटते थे, समझाते थे। मतलब शादी की है किसी ने तो वो पहले अपनी वाइफ को महाराज को सौंपता था और बाद में अपने घर ले जाता था। तो ये सब गलत हो रहा था, उन्होंने पूरे लोगों का ब्रेन वॉश कर रखा था, गलत चीज़ें समझा रहे थे। तभी पूरी भीड़ में से भावो वहाँ आती हैं और वो कर्सन से कहते हैं कि मैं साथ दूंगी, मैं गवाही दूंगी। तभी बहुत सारी औरतें होती हैं, वो भी कर्सन का साथ देने के लिए राज़ी हो जाती हैं और महाराज के खिलाफ गवाही देने के लिए राज़ी हो जाती हैं। तो यहीं पर जो मानहानि का दावा किया जाता है करसन दास को वापस ले लिया जाता है 22 अप्रैल 1862 में और जे के खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाती हैं। तो इसी तरीके से करसन दास जे की सच्चाई दिखाने में कामयाब हो जाते हैं, लोगों के आगे उनका असली चेहरा सामने आ जाता है। तभी जैसे ही जे बाहर निकलते हैं कोर्ट से तो कोई भी अपना हाथ नहीं देता जे के पैर को रखने के लिए। तो जे समझ जाता है कि अब उसका पतन हो गया है। तो आई होप गाइज आपको ये मूवी समझ आई होगी। ये बिल्कुल रियलिटी बेस्ड मूवी थी। 1832 से लेके 1862 का मैंने आपको बताया है जे महाराज के खिलाफ क्या क्या हुआ था और क्या क्या वहाँ पे हुआ करता था। तो इसी तरीके की मूवीज़ के लिए हमारे साथ बने रहें और कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं कि आप नेक्स्ट कौन सी मूवी की स्टोरी सुनना चाहते हैं। थैंक यू सो मच।